अब हमने देखा कि काफ़ी सारी कंट्रीज आज़ाद हो चुकी थी 2000 तक आते आते, पर एक प्रॉब्लम थी क्या कि एक गवर्नमेंट या एक कंट्री आज़ाद तो हो गई, पर वर्ल्ड है, जैसे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से पावरफुल होगी तो वो उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करेगी और फिर से वही काम होगा। तो इसी कारण वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना काफ़ी सारे लोग चिंतित हो गए कि इस तरह लड़ाई होती रही फिर तो दुनिया समाप्त हो जाएगी और लड़ने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1944 में एक मीटिंग बिठाई गई न्यूयॉर्क में। उसमें काफ़ी सारे देशों के कंटिजेंट थे, वो आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। तो उन सबने सोचा कि क्यों ना हम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि सब देशों को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल तो नहीं, मतलब उनकी जैसे कोई देश है उसकी गतिविधियों पे नज़र नहीं रख सकता, मतलब नज़र नहीं रख सकता और उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर उसमें एक लिमिट लगा सकता है कि हाँ तुम यार ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वरना इससे ज़्यादा करोगे तो तुम गलत कर रहे हो। और ऐसा भी किया कि अगर मान के चलते हैं कि यूएन बना लिया, ठीक है, और वहाँ पे एक कंट्री ने, जैसे ताकतवर कंट्री है, उसने दूसरे पे हमला कर दिया तो क्या होगा। तो यूएन ने डिसाइड किया अगर कोई जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ सारे देश मिलकर उस पर हमला कर देंगे, उसे समाप्त कर देंगे। तो ये यूएन की मीटिंग हुई थी, उसमें ये सब डिसाइड किया गया था। तो यूएन की कई सारी काउंसिल हैं, उनमें से एक जनरल असेंबली जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोलते हैं, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, एक है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, एक है इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस और एक है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, 5 है। उनमें से सबसे पावरफुल जो काउंसिल है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो अभी हम बात करें जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली सबसे पहले बनी थी। इस असेंबली में 193 कंट्रीज के मेंबर हैं। ये इन सबको अपना अपना वोट देने का अधिकार है और वोट देने का अधिकार से वो लोग वहाँ का प्रेसिडेंट चुन सकते हैं, जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुन सकते हैं। और अब हम बात हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब हम आते हैं किस पे, सिक्योरिटी काउंसिल पे। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये सबसे ताकतवर काउंसिल है, इसमें 20 लोग होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर कौन से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ये मीटिंग कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मीटिंग हुई थी। तो उसमें कुछ थे जो जीते थे देश, कुछ थे जो हारे थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो जीते होंगे उन्होंने अपनी ताकत ज़्यादा रखी होगी यूएन में। तो जीतने वाले देश थे उनके नाम है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर एंड ये 4 थे, और यहाँ पे थे जापान, इटली एंड जर्मनी। तो ये जीतने वाले थे, ये हारने वाले थे। तो अब क्या हुआ था कि जो जीतने वाली कंट्री थी वो यूएन में डोमिनेट कर गई और जो हारने वाली थी वो डोमिनेट नहीं की। तो इसी कारण तो काफ़ी सारी जो पार्शियलिटी है वो यूएनओ में अब भी है और वो देखी जा सकती है। तो उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर थे, वो इन कंट्रीज के थे। और ये 4 है, और 5वां कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ 5वां कौन सा है। जब चाइना काफ़ी पावरफुल देश बना तो उसने आगे इसमें अपना अधिकार जमाया और चाइना ये 5 मेंबर, 4 के बाद 5वां मेंबर चाइना बना इसका। यूएसएसआर और रसिया और चाइना। तो ये 5 कंट्री जब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगी तब तक पूरा वर्ल्ड कुछ भी करता रहे, वो डिसीजन माना नहीं जाएगा। और इन 5 कंट्री को एक पावर मिली है जिसका नाम है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जो कि यूएनओ में 5 कंट्रीज को मिली है, जिसके अकॉर्डिंग वो किसी भी डिसीजन को वहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर केवल एक कंट्री ने उस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया तो पूरा वर्ल्ड उसे सपोर्ट में आ जाए तो भी वो जो बिल होगा वो पारित नहीं होगा। हाँ, पर वो बिल को नकार सकता है, उसे एक्सेप्ट करने में जोर नहीं दे सकता। तो ये वीटो पावर है, वो किसी भी बिल को डिक्लाइन कर सकती है पर उसे एक्सेप्ट करने में जोर नहीं देती। तो ये उनकी वीटो पावर है। इससे साफ साफ पता पड़ गया कि केवल 5 कंट्रीज हैं
उनको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से चाहे जो कर सकते हैं, और उनकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। और बाकी जो 5 कंट्री के अलावा 188 कंट्रीज हैं, उनका अधिकार काफ़ी कम है। अब सिक्योरिटी काउंसिल हो गई। अब हम आते हैं कुछ जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कौन सी है, मैं बताता हूँ, ये साफ कर देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 20 मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल के, वो चुने कैसे आते थे। 5 तो फिक्स मेंबर थे, 5 तो फिक्स हो गए परमानेंट। अब बाकी 15 कैसे चुने जाते हैं, जैसे कि अभी ये 2 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले 2 साल। अभी 5 मेंबर ये और 5 मेंबर ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेंबर चुने गए थे, ठीक है। तो अगली बार जो इलेक्शन होंगे तो उसमें 5 नए मेंबर आएंगे, तो सबसे पहले चुने गए वो हट जाएंगे उस पद से। उसके बाद फिर अगला चुनाव होगा, फिर ये हट जाएंगे, उसके बाद अगला चुनाव होगा तो ये हट जाएंगे। इस तरह से वहाँ के मेंबर का चुनाव किया जाता है। अब मैं इकोनॉमिक काउंसिल की बात करता हूँ। इकोनॉमिक काउंसिल वो है जो कि सभी देशों को कर्ज देने में उनकी मदद करता है, जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। तो इकोनॉमिक काउंसिल का नाम है IMF। 2 काउंसिल हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी और एक है वर्ल्ड बैंक। जो IMF, पहले हम बात करेंगे IMF की। IMF के 7 मेन कंट्रीज हैं जिनके हिसाब से वो बातें करता है, जिनके हिसाब से वो चलता है। वो 7 कंट्रीज हैं, UK, USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, सऊदी अरेबिया एंड जापान। IMF में क्या होता है, IMF में 173 कंट्रीज के मेंबर है, 173, ठीक है। उन सबको इक्वल वोटिंग राइट है कि हर कोई अपना वोट दे सकता है, इक्वल वोटिंग राइट्स। बट उन वोट्स का एक वेटेज डिफाइन कर दिया है। वेटेज कैसे आया, वेटेज ऐसे आया कि जो कंट्री IMF में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, जितना ज़्यादा पैसा देगी, उसका वेटेज उतना ज़्यादा रहेगा। तो हम सब जानते हैं कि USA सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और USA का अधिकार चलता है। और ये उस IMF का लोन देने की कंडीशन ये है, अगर इन 7 में से किसी एक कंट्री ने भी अगर मना कर दिया कि नहीं, इस कंट्री को लोन नहीं दिया ना, तो IMF उससे लोन नहीं देगी। और ये IMF है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक न्यूयॉर्क में है, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसे US की सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर वो US का सिटीजन नहीं हुआ तो वो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इससे साफ पता पड़ता है कि यहाँ भी पार्शियलिटी होगी कि अगर कोई बंदा UN का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसे US की सिटीजनशिप चाहिए। तो ये कंपलसरी कर देना मतलब सीधी सी बात है कि अमेरिका का वर्ल्ड बैंक पे काफ़ी सारा आधिपत्य जमा रखा है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब एक बार अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को वहाँ वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो क्या हुआ था कि उस डिफेंस मिनिस्टर ने, अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया था, जिसे गल्फ वॉर 2 के नाम से जाना जाता है 2003 में, तो उसे सपोर्ट किया था। तो यहाँ से सीधा दिखता है, और पूरे UN ने उसे इलीगल बताया था। इससे पता पड़ रहा है कि वो अमेरिका को कितना सपोर्ट कर रहा है, और इसमें वर्ल्ड बैंक में भी पार्शियलिटी आ गई। और एक और बात, जो वर्ल्ड बैंक है उसे कौन चुनता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है अमेरिका का, वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को चुनता है। तो यहाँ भी फिर से अमेरिका की पार्शियलिटी आ गई। साफ कर देता हूँ। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्या ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, UN है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है? बताओ। मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि इसमें आपने मेनली देखा US या वो 7 कंट्रीज़ का अधिकार था, बाकी जो 166 कंट्री थे उनके बहुत कम कहने सुनने को मिला था, उनके वोट का कोई मतलब नहीं रहा था। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो पार्शियली डेमोक्रेटिक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं।